प्रीति की शादी से 10 दिन पहले उसके दूर के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से प्रीति और शिवम की शादी रोकने की बात होने लगती है। पर शादी की लगभग सब तैयारियां बीच में पड़ी हुई थी और अब उसे रोक पाना मुश्किल था। इसीलिए मजबूरी में प्रीति और शिवम की शादी मंदिर में होती है। दुल्हन के घर आने के साथ ही कलावती अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है, तो इसलिए अब बहुत लोगों का घर में आना जाना लगा रहेगा। हाँ माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, सारी तैयारियां तो हो चुकी थी शादी की, रोके जाने का भी कोई फायदा नहीं था। हाँ, मैं समझ रही हूँ, पर अब तुझे देखने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार आते ही रहेंगे, तो उनकी खातिरदारी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ माँ जी। ये कहकर कलावती अपने कामों में लग जाती है और नई नवेली बहू के आने की खुशी में कलावती के घर किसी न किसी का आना जाना रोज लगा रहता। और इसी बीच कलावती की बेटी यानी के प्रीति की ननद टीना भी आती है, जो अपनी नई नवेली भाभी को देखकर कहती है, भाभी तो मेरी बाकी सुंदर है, लेकिन अगर उनकी शादी धूमधाम से होती तो और भी मजा आता। वो तो शुक्र मना कि इनकी शादी मैंने मंदिर में करवा दी, वरना अगले 2 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं था शादी का। चलो कोई नहीं, शादी तो अच्छे से हो गई ना, और क्या चाहिए। अब मैं जब आ ही गई हूँ तो शिवम की शादी की पहली दावत मैं खाकर ही जाऊंगी। क्यों नहीं, जरूर बनाएगी प्रीति अपने हाथों से अपनी शादी की पहली दावत। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, मैं बनाऊंगी ना दीदी के लिए कुछ अच्छा। पर मेरे पसंद का गाजर का हलवा, खीर पूड़ी और आलू की सब्जी जरूर बनाना भाभी। अच्छा ठीक है, प्रीति ये सब बना देगी। देर शाम प्रीति अपनी सास कलावती से पूछती है, माँ जी क्या बनाना है खाने में और कितने लोगों का? 10 लोगों का खाना बनेगा और टीना ने जो बोला है वो सब बना ले। पर माँ जी अपने घर में तो 7 ही जने हैं। ज्यादा बना ले, कोई और आ गया तो क्या फिर बनाएगी? अपनी सास के कहने पर नई नवेली दुल्हन किचन में खाना बनाने जाती है और 10 लोगों का खाना बनाकर वो परेशान हो जाती है। और जब खाने का समय आता है तो एक तो बाहर से आए लोग ही सारा खाना खा लेते हैं और प्रीति के लिए बर्तनों का पहाड़ बन जाता है। और ये सब देखकर प्रीति अपनी सास कलावती से कहती है, मैंने 10 लोगों का खाना बनाया था, पर अब कुछ नहीं बचा है। तूने तो खा लिया ना, बाकी तो सब खा चुके हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, अच्छी बात है, सबने खा लिया तो। बहू, वैसे तो तूने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, सबको तेरे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ क्यों नहीं, सालों से भूखे थे, मेरे हाथों का खाना खाने के लिए ही तो आए थे, तो सारा खाना खा चुके हैं और मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं है। और ये बर्तन देख, मेरी कमर में दर्द और हो रहा है। शादी का दूसरा दिन और इतना काम कौन करवाता है? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? किचन का काम खत्म करके अब तू भी जा, सो जा। हाँ माँ जी। प्रीति तो अभी नई नवेली दुल्हन है, वो अपनी सास को कुछ नहीं बोल सकती थी और वो हार कर रात के 12 बजे तक खाना बनाकर बर्तन धोकर सारा काम करके सोने जाती है। तो वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज शादी का दूसरा दिन था, तो मैंने शादी की पहली दावत के लिए खाना पीना सब कर दिया है, लेकिन इस तरह लोग आते रहेंगे तो मुझसे ये सब अकेले नहीं होगा, और आज तो मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अच्छा, वैसे भी अब कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो सब हमारी शादी की पहली दावत ही खाने आएंगे क्या? हाँ ये भी है, चलो ठीक है, अब हम सो जाते हैं, मैं तो काफी थक गई हूँ। मैंने आज तक अपने घर में इतना काम एक साथ कभी नहीं किया जितना शादी के दूसरे ही दिन मुझसे करवाया गया है। अरे तुम सोचती बहुत हो, अब सो भी जाओ ना। अगली सुबह कलावती किचन में सबके लिए चाय बना रही थी, तभी किसी के आने की चहल पहल सुनाई देती है और कलावती हॉल में आकर देखती है तो पता चलता है कि शिवम की बुआ और कलावती की ननद कोकिला आई है, जो कलावती को देखते ही कहती है, भाभी, बेटे की शादी भी कर ली और याद भी नहीं किया आपने। कोकिला, तू तो जानती है ना कि कैसे कैसे मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवाई है, वरना 2 महीने बाद का मुहूर्त था। सो तो है, पर मुझे बुला लिया होता तो मैं मंदिर भी आ जाती। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ तो किसी को बुलाया ही नहीं, बहुत कम लोगों के बीच में दोनों की शादी करवाई है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, बहू तो देखूं कैसी है। ये कहकर कोकिला प्रीति के कमरे में जाती है और प्रीति का मुंह देखकर उसे मुंह दिखाई देते हुए कहती है, बहू तो बहुत खूबसूरत है मेरी। वैसे सिर्फ खूबसूरती ही है या फिर खाना पीना भी बना लेती हूँ? जी बना लेती हूँ। हाँ कोकिला, कैसी बातें कर रही है, इसकी शादी की दावत भी तो अभी बाकी है, खिलाकर ही भेजेगी, और जब तू खाएगी इसके हाथों का खाना तब पता लगेगा कि मेरी बहू कितनी गुणवान है।
अच्छा तो मैं अपने बेटे की बहू की शादी की पहली दावत खा कर ही जाऊंगी। ये सुनकर फिर से प्रीति परेशान हो जाती है कि आज भी इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ये सोचकर प्रीति शाम की दावत की तैयारी करती है और खाना बन जाने के बाद कलावती से कहती है, माँ जी खाना बनकर तैयार है, आप देख ले किसे किसे खिलाना है। कलावती बड़ी खुशी से कोकिला और घर वालों को खाना खिलाती है, लेकिन कोकिला खाना खाते ही कहती है, कितना नमक है खाने में? क्या तेरी बहू को नमक मिर्च का सेंस नहीं है? खाने में कितना नमक डालना है कितना नहीं? क्या बोल रही है कोकिला, क्या हुआ? खा कर देख फिर पता लगेगा। वाकई बहुत नमक है इस सब्जी में तो। खाना खाने के बाद कलावती प्रीति को आवाज लगाती है, बहू तूने ये कैसा खाना बनाया है? देख सिर्फ नमक ही नमक है खाने में। माँ जी मैंने इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया, इसलिए मुझे पता नहीं लगा खाने में ज्यादा नमक हो गया। तो मुझसे पूछ लेती, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया तूने। इस इंसिडेंट के बाद मेहमानों का आना तो लगा ही रहता और अब बारी शिवम की मौसी की थी, जो अपनी बहन की बहू को देखने आई थी, यानी कलावती की छोटी बहन। और बहन के आने की खुशी में कलावती प्रीति से कहती है, बहू मेरी बहन आई है तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए अच्छा खाना बना, लेकिन खाने में नमक मिर्च सब हिसाब से होना चाहिए। हाँ माँ जी मैं ध्यान रखूंगी इन चीजों का। ये कहकर प्रीति कलावती की बहन ललिता के लिए दावत बनाने जाती है। वो देखती है कि किचन में मछली रखी है, जो उसे बनाने के लिए कहा जाता है, पर प्रीति ने ना तो कभी मछली खाई थी और ना बनाई थी। ऐसे में वो कटे हुए मांस को देखकर उल्टियां करने लगती है। किचन में ये सब होता देखकर ललिता किचन में आकर प्रीति से कहती है, बहू क्या हुआ तुझे? तुझे उल्टियाँ क्यों होने लगी? कोई गुड न्यूज है क्या? पर तेरी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ, कहीं ये पहले से तो नहीं? उल्टियों के कारण प्रीति कुछ बोल नहीं पाती। तब तक पूरे घर में शोर मच जाता है कि प्रीति पेट से है, और ये सुनकर कलावती और शिवम भी वहाँ आते हैं और प्रीति से कलावती कहती है, प्रीति सच में क्या तुम पेट से हो? ये आपको किसने कहा माँ जी? तुम जो ये उल्टियाँ कर रही हो ये सब क्या है? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कोई पेट से नहीं हूँ, बल्कि मुझे कटी हुई मछली देखकर उल्टियाँ होने लगी। और माँ जी आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। मैं तो डर ही गई थी। ललिता तू भी ना कुछ भी बोलती है। माँ जी मुझसे ये दावत का खाना बनाना और नहीं होगा। रोज रोज इतने लोग आते हैं कि मैं खाना बना बना कर थक गई हूँ। अब आपका कोई पोता या पोती होगी तब आप और को दावत देना और पार्टी देना। ठीक है तू सही कह रही है, जो भी आता है उसके लिए मैं तुझसे ना जाने कितना खाना बनवा लेती हूँ और तुझे सुनाती भी हूँ। अब कोई दावत नहीं होगी, मेरे पोता पोती होने के बाद ही कोई दावत रखी जाएगी। ये सब होने के बाद कलावती भी किसी मेहमान के आने पर उसे ये नहीं कहती कि मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर देखो, क्योंकि मेहमान भी एक दिन रहने के बजाय कई दिन वहीं रुक जाते थे और खाने पीने के बाद बातें भी बनाते थे। पूनम आराम से सो रही होती है, तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको भी मन यही कहेगा ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो वो अच्छी लगी है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी। 10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? अरे ये तो बहुत ज्यादा सस्ती है, लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया इसे पैक क्यों करना, अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी, इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है, रहने दीजिए भैया कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो, औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो, मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती, अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप? जब आपको कुछ लेना ही नहीं था
तो आपने मेरा टाइम क्यों ख़राब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय ख़राब हुआ है? आपके पूरे ख़ानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग ख़राब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी, दीपक जी, आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना, मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है, तुझे पता है ना? अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए। माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू को अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी, अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। इसलिए अब वो दोनों भी पूनम की छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे, वो तो तुम अपनी साड़ी के लिए जमा कर रही थी ना। मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं, 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए सो जाती है।
अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया, मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम, तुम चिंता मत करो। अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना? तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना? हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे एक प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई, ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को यही बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता तो
और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अब एक प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर बच्ची भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आए। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से एक प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है, अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया एक प्लेट दाल चावल दे दो। तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ। इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंक कर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है, अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूँ मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता।